हेलो एवरीवन, कोर्सेरा एफएससी में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज में ये हमारा सेट नंबर 6 है। आप लोगों से मैंने एक क्वेश्चन पूछा था टेलीग्राम पे कि कितने क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए जाएँ, 20 से 25 या 40 से 50। तो ज़्यादातर लोगों ने उसमें बताया था 40 से 50, लेकिन मेजोरिटी वाले ये भी थे कि 20 से 25 रखा जाए। तो आप बताइए कितने रखे जाएँ। इस सेट में टोटल 20 MCQ हैं, कट ऑफ इसके हैं 15 इसका कट ऑफ रखते हैं। और आप अगर 15 कर पाते हैं, 15 से ज़्यादा, तो आप क्वालिफाई रहेंगे इस सेट में। चलिए, आज के सेट में जो भी आपका सही हो आप नीचे जरूर बताइएगा। चाहे एक क्वेश्चन भी सही करते हैं तो आप नीचे जरूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किया। आज का पहला क्वेश्चन है, शिमागो इंस्टीट्यूट रैंकिंग वर्ल्ड रिपोर्ट में भारत के किस संस्थान ने टॉप 100 में स्थान प्राप्त किया है। कथन ए कह रहा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, कथन बी कह रहा है IIT खड़गपुर ने, सी कह रहा है कि IIT दिल्ली ने, और डी कह रहा है कि वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR ने। तो बताइए किस संस्था ने टॉप 100 में रैंकिंग प्राप्त किया है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने CSIR लगाया बिल्कुल सही काम किया। CSIR ने वर्ल्ड में 37 नंबर प्राप्त किया है और एशिया में 7वें नंबर पे है। और कितनी संस्थाएं इसमें भाग लिए थे, तो 1587 संस्थाओं को इसमें इंक्लूड किया गया था और उसमें से भारत ने 37 रैंक प्राप्त किया पूरे भारत में। भारत में नहीं, मतलब CSIR ने, CSIR तो भारत का ही है ना, तो 37 रैंक प्राप्त किया पूरे भारत में, वर्ल्ड में। और एशिया में देखा जाए तो 7वें रैंक पे है। इतनी सी बात थी इसमें याद रखने की। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। और इसके उपाध्यक्ष कौन होते हैं, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जो मंत्री होते हैं वो इसके उपाध्यक्ष होते हैं, CSIR के। तो इतनी सी बात थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। कौन सा कथन इसमें गलत है आपको ये बताना है। कथन एक कह रहा है संयुक्त राष्ट्र सभा ने वर्ष 1972 में विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत की थी। कथन दो कह रहा है, बी कह रहा है वर्ष 2021 की थीम में पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली। कथन सी कह रहा है पाकिस्तान वर्ष 2021 के लिए वैश्विक मेजबान होगा। कथन डी कह रहा है एथेनॉल के उत्पादन और वितरण के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा E100 परियोजना शुरू की गई है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने डी लगाया है बिल्कुल सही है, डी इसमें गलत है। ये भारत की परियोजना है, बाकी सारे कथन सही हैं इसमें। अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लें, डिस्कशन कर लें, तो देखिए पहले में तो हमने डिस्कस कर लिया था शिमागो इंस्टीट्यूट की रैंकिंग के बारे में। तो इसमें हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर लिया था। भारत कितने रैंक पर स्थान प्राप्त किया है, तो 37वें रैंक पे है और एशिया में 7वें स्थान पर। ये चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया था। और CSIR के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें। तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री पद होते हैं अध्यक्ष इसके, और उपाध्यक्ष कौन होते हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जो मंत्री होते हैं वो होते हैं उपाध्यक्ष। अब चलिए अगला देख लेते हैं। इसमें पर्यावरण मंत्री इसके लिए वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के संबंध में, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। ये सभी लोगों को लगभग पता होगा। इस वर्ष इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो संयुक्त राष्ट्र सभा ने 1972 में इसकी शुरुआत किया था। और इस वर्ष की थीम कितनी है, क्या है इसकी, वर्ष 2021 के लिए इसकी थीम क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली है। और इसी वर्ष UN ने क्या किया है, दशक शुरू किया है। मतलब संयुक्त राष्ट्र सभा ने इस वर्ष 10 वर्ष के लिए एक तरह का लक्ष्य निर्धारित किया कि क्या करना चाहिए। जंगल से लेकर खेत तक, पहाड़ों से लेकर के, पहाड़ की चोटी से लेकर के समुद्र की गहराई तक अरबों हेक्टेयर क्षेत्र में पुनर्जीवित करण करने के लिए, मतलब जो भी डिस्ट्रॉय हो गया, क्षरण हो गया उनको फिर से रिकवरी करने के लिए एक तरह का 10 साल का एक टारगेट रखा गया है। भारत द्वारा कुछ पहले की गई, क्या किया गया, E100 एक प्रोजेक्ट चलाया गया। इसमें शुरू किया गया एथेनॉल का उत्पादन और वितरण के लिए परियोजना बनाई जाएगी। E20 नाम की अधिसूचना जारी किया गया। E20 अधिसूचना का उद्देश्य क्या है, 1 अप्रैल 2023 तक 20% एथेनॉल मिश्रित करने वाले जो भी हैं, या 12% या फिर 15%, मतलब जितना मिश्रित करना चाहते हैं वो 3 कैटेगरी में बनाई गई है। 20% है, 15% है, 12% है। इसके लिए BSI विनिर्देशों के आधार पर उनको बेचने की अनुमति दी जाएगी। कब से, 1 अप्रैल 2023 से 20% मिश्रण के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पार्थिव ग्रह टेरेस्ट्रियल प्लेनेट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक कह रहा है कि पार्थिव ग्रहों का निर्माण मूल तारे से बहुत दूर हुआ था, जहां गैसों का ठोस कणों के रूप में संघनन होना कठिन था। कथन बी कह रहा है, अर्थात दो कथन कह रहा है कि पार्थिव ग्रह छोटे होते हैं, इनका निम्न गुरुत्वाकर्षण बाहर निकलने वाले गैसों को रोक नहीं पाता है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। देखिए इसमें अगर हम देखें तो पहले कथन में क्या कह रहा है कि मूल तारे से बहुत दूर हुआ है, जहां गैसों का ठोस कण के रूप में संघनन होना कठिन है। ये बात किसके लिए सही होता है बताइए। यहाँ पे जो दूर शब्द यूज किया है बिल्कुल गलत है। जो होता है पार्थिव ग्रह मूल तारे के बहुत नज़दीक होता है, जैसे कि पृथ्वी, ये जो भी आंतरिक ग्रह हैं उनको कहा जाता है पार्थिव ग्रह, जो ठोस होते हैं। इसलिए पहला कथन गलत हो गया। उम्मीद है सभी लोगों ने गलत किया होगा। दूसरी की बात किया जाए तो पार्थिव ग्रह छोटे होते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। इनका निम्न गुरुत्वाकर्षण बल होता है जो गैसों को रोक नहीं पाता है, मतलब उसके गैस निकल जाए, रिलीज हो जाते हैं। तो बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने इसमें बी लगाया था उनका सही आंसर है। अभी हम इसके बारे में पिक्चर से आपको समझा देंगे, वहाँ समझ में आ जाएगा। हमेशा के लिए उसको फिट कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में पूछा जाए तो आप सही कर पाएँ। चलिए अगला क्वेश्चन है, पी तरंगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको पता होगा कि भूकंपी तरंगें कितनी प्रकार की होती है, 3 प्रकार के, PSL 3 तरंगें होती हैं। इस पी के बारे में पूछ रहा है।
कथन 1 कह रहा है कि पी तरंगे तीव्र गति और सतह पर सबसे पहले पहुंचती हैं। कथन 2 कह रहा है कि पी तरंगों के कंपन की दिशा ऊर्ध्वाधर तल में तरंग की दिशा के लंबवत होती हैं। कथन 3 कह रहा है कि ये ठोस और तरल पदार्थों के माध्यम से गति करती है। तो बताइए केवल ठोस और तरल माध्यम से गति करती है, तो कौन सा इसमें से सही है, आपको ये बताना है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर आपको थोड़ा सा हम बताएं तो ये क्या करती है, पी तरंग जिस माध्यम में गमन कर रही है उसी की दिशा में ये बल भी लगाती है, पुश एंड पुल, आगे पीछे मतलब चलती है ये। और यस के बारे में बात कीजिए तो यस इस तरीके से चलता है। यस जो तरंग है पुश एंड पुल भी करता है, अप डाउन भी करता है ये तरंग यस। और यल की बात कीजिए तो केवल अप डाउन करता है, इसलिए सबसे विनाशकारी है। और लव वेव भी इसको कहते हैं यल को। ये सतह पे सबसे लास्ट में आता है, सबसे पहले कौन आता है, तो पी आता है, उसके बाद यस आता है, फिर एल आता है। ये कुछ विवरण थे, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। चलिए, और ये आपको एक चीज़ यहाँ याद रखिएगा कि जो पी तरंग है वो सभी माध्यमों में चल सकता है। अभी हम यहाँ समझेंगे। टेरेस्टेरियल प्लैनेट के बारे में हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे देखिए जो ग्रह हैं, जैसे कि अर्थ हो गया, मरकरी हो गया, वेनस हो गया, मार्स हो गया, ये सभी कौन से हैं, टेरेस्टेरियल प्लैनेट हैं। और जोवियन प्लैनेट कौन से हैं, वो सारे जो एक गोल्डीलॉक जोन का आप नाम सुना होगा, इस रीजन को कहते हैं। यहाँ पे आपको जो दिख रहा है इसके अंदर जो होते हैं गोल्डीलॉक जोन है। यहाँ पे इस दोनों के बीच में जो है वो अर्थ इसी के बीच में आता है ना, गोल्डीलॉक जोन। ना बहुत ज़्यादा तापमान कम हो, ना बहुत ज़्यादा हो, एक परफेक्ट कंडीशन हो जहाँ पे जीवन निर्वाह कर सके पृथ्वी के लिए। जैसे कि पृथ्वी हो गया तो उसको गोल्डीलॉक जोन कहते हैं। तो इस तरीके से सब समझ सकते हैं। टेरेस्टेरियल प्लैनेट और जोवियन प्लैनेट में दोनों में डिफरेंट क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये जो टेरेस्टेरियल प्लैनेट होता है वो सन के करीब होता है, और ये जोवियन प्लैनेट होता है मतलब बाह्य ग्रह होता है वो दूर होता है सन से। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये सब सन के करीब है, ये सब सन के दूर हैं। और दूसरा चीज़ देखिए, ये ऑर्बिट इनका क्लोज होता है, मतलब छोटा होता है इनका ऑर्बिट, और इनका जो होता है बाह्य ग्रह का ऑर्बिट बड़ा होगा। देखिए एक या छोटा सन बना लीजिए, इसका ऑर्बिट करीब है तो इसका छोटा हो जाएगा, इसका इतना बड़ा हो जाएगा, तो ऑर्बिट दोनों का बड़ा हो गया। स्मॉल मास, इसका जो द्रव्यमान होगा, जो भी मतलब पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह कहेंगे, उनका जो द्रव्यमान है वो कम होता है, लेकिन जो बाह्य ग्रह होती हैं उनका द्रव्यमान ज़्यादा होता है। अब देखिए इसमें लार्ज रेडियल और स्मॉल रेडियल, अब ये जो घूमने की इनकी दर है वो कम होती है किसके, आंतरिक वालों के। जो बाहरी वाले होते हैं उनका ज़्यादा रेडियल होता है, काफ़ी लंबी दूरी से तय करते हैं। अन्य चीज़ें देखें तो इनका जो होता है, जो प्राथमिक तत्व होते हैं इनमें, धातु होती है, वो रॉक होता है, चट्टानी होता है, मतलब कठोर होता है। लेकिन इसमें कौन से गैसेज होती हैं, सबसे ज़्यादा गैसेज पाई जाती है, जो बाह्य में हो उनमें सबसे ज़्यादा गैसेज हैं। अब इनका सॉलिड सरफेस होता है, कौन, आंतरिक ग्रह जो है उनका सॉलिड सरफेस होता है, लेकिन जो बाह्य ग्रह है उनका सॉलिड सरफेस नहीं होता है। अब हाई डेंसिटी किन क्या होता है, जो आंतरिक ग्रह हैं हाई डेंसिटी होता है, लेकिन लो डेंसिटी होता है जो बाह्य ग्रह हैं। इनका जो है ये स्लो रोटेशन करते हैं, जो आंतरिक ग्रह हैं वो स्लो रोटेशन करते हैं, लेकिन जो बाह्य ग्रह हैं वो फास्ट रोटेशन करते हैं। और इसके साथ साथ इनका जो गुरुत्वाकर्षण होता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन इनका काफ़ी वीक होता है। देखिए यहाँ पे अगला दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है इनका काफ़ी वीक होता है। जो आंतरिक ग्रह हैं, ये बात याद रखिएगा, जो आंतरिक ग्रह हैं उनका मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी वीक है, लेकिन जो बाह्य हैं उनका स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग है तो काफ़ी तेज रोटेशन भी करते हैं। तो ये भी बात याद हो गई आपको यहाँ से। देखिए इनका होता है कुछ मंथों में ये एक राउंड लगा लेते हैं, लेकिन ये कई मंथों ज़्यादा समय लगता है। अब इनका देखिए जो भी आंतरिक ग्रह हैं इनके पास कोई रिंग नहीं बनता है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इनका देखिए सर्टन का देख रहे होंगे रिंग बन रहा है, लेकिन इनमें कोई क्या होता है, कोई रिंग नहीं बनता है। अब मून की बात कर लीजिए तो आंतरिक जो ग्रह होते हैं उनमें कुछ मून होते हैं, लेकिन बाह्य ग्रह में कई सारे मून हो सकते हैं। इतनी सी बात थी, आप इन्हें समझ लिया होगा। आंतरिक ग्रह, बाह्य ग्रह, जोवियन प्लैनेट इंग्लिश में कहते हैं बाह्य ग्रह को, और आंतरिक ग्रह को टेरेस्टेरियल प्लैनेट कहते हैं। ये कुछ बातें थी, अब इनके बारे में याद रखिए, कभी पूछा जा सकता है आपसे। अब PSL के बारे में, पार्श्विक वेव के बारे में देख लेते हैं, भूकंपीय तरंगों के बारे में। पी तरंग क्या होता है, ये होता है सबसे पहले आता है, सबसे फास्ट होता है, और सभी माध्यमों से गुजर जाता है। ये पुश और पुल काम करता है, मतलब हमने बता दिया कि बाहर धक्का देना या अंदर खींचना, पुश एंड पुल के वेव काम करता है। सेकेंडरी वेव होता है, ये सेकंड टाइम आता है, दूसरे टाइम में, और पी से थोड़ा स्लो होता है, और ये केवल सॉलिड के माध्यम से गमन कर सकता है। यस, और ये क्या कर सकता है, इस तरीके से भी गमन कर सकता है, ऊपर नीचे भी। एल तरंग की बात करें तो एल तरंग क्या होता है, ये सरफेस पे सबसे लास्ट में आता है, एकदम सॉलिड ग्राउंड पे काम करता है, ये लिक्विड में नहीं काम करता है, ये सबसे डेंजरस होता है, इसको लॉब वेव भी कहते हैं। ये अप और डाउन का केवल काम करता है, ये केवल ऊपर नीचे ही काम कर सकता है ये एल, और सबसे डेंजरस होता है ये। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का 5वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को संविधान लागू होने के बाद निरस्त कर दिया गया। कथन 2 कह रहा है संविधान के सभी प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। देखिए पहला कथन अगर देखें तो ये बिल्कुल सही है। क्या हुआ था उस समय, भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 संविधान लागू होने के बाद खत्म कर दिया गया था, निरस्त हो गया था। तो ये तो बिल्कुल सही हो गया। दूसरा देखिए 26 जनवरी 1950 को सभी चीज़ें लागू हुई थी या उसके पहले भी लागू हुई थी, तो बिल्कुल सही बात है, कुछ चीज़ें पहले भी लागू थी।
24 जनवरी 1949 को भी लागू थी, बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे लागू कर दी गई थी जब चुनाव के लिए, तो लागू कर दी गई थी। तो इसलिए दूसरा हमारा गलत हो गया। 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः संविधान लागू हुआ था, लेकिन कुछ प्रोविजन पहले से लागू थे यहाँ पे, जबकि कह रहा है संविधान के सभी प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू होते नहीं, कुछ प्रावधान पहले से लागू थे, इसलिए दूसरा गलत हो गया। पहला सही, जिन लोगों ने ये लगाया था उनका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा के रूप में वर्णित किया था? कथन एक दिया समानता का अधिकार, कथन बी दिया धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सी दिया वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, डी दिया संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो बताइए इनमें से कौन सा ऐसा अधिकार है जिसको डॉक्टर अंबेडकर ने हृदय और आत्मा कहा था? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने डी लगाया था उनका बिल्कुल करेक्ट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे प्रोविजन थे जो पहले ही लागू कर दिए गए थे, 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए थे। उनमें से कौन कौन से थे आप यहाँ पे सारे अनुच्छेद के बारे में देख सकते हैं। याद करने की कोई जरूरत नहीं है, इनको याद तो करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया था। अब 26 जनवरी 1950 को जो बाकी बचे प्रोविजन थे उनको लागू किया गया था, और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को और भारत सरकार अधिनियम 1935 को संविधान लागू होने के बाद इनको निरस्त कर दिया गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो क्या कर सकता है बताइए? 12 से लेकर 35 तक जो फंडामेंटल राइट दिए गए हैं उनमें से किसी का उल्लंघन होता है तो आप क्या कर सकते हैं? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत 32 के अंतर्गत किस में जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और 226 के अंतर्गत कहाँ जा सकते हैं? 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट जा सकते हैं। ये दोनों प्रोविजन है जो आपके मौलिक अधिकारों का संरक्षण करते हैं, इसीलिए अम्बेडकर ने इसको हृदय और आत्मा बोला था, अनुच्छेद 32 को। अब याद रखिए इतनी सी बात। चलिए अगला क्वेश्चन है, संसद की सीमा के अधीन संविधान में संशोधन कर सकती है? कथन एक ए दिया हुआ है संविधान के नीति निर्देशक तत्व, तो कथन बी दिया है संविधान का मूल ढांचा, और कथन सी दिया केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता पृथक्करण को बदलना, कथन डी दिया है प्रस्तावना। बताइए संसद की सीमा के अधीन संविधान में संशोधन कर सकती है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। इसमें जिन लोगों ने लगाया बी संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत के अंतर्गत, तो बिल्कुल सही है। देखिए केशवानंद भारती से पहले क्या प्रोविजन था कि ऐसा माना जा रहा था कि संसद जो है संविधान का संशोधन कर सकती है, लेकिन उसके बाद केशवानंद भारती के बनाम भारत संघ मामले में 1973 में एक केस आया था केशवानंद भारती मामला, उसमें मूल ढांचे का सिद्धांत लाया गया था। हम दूसरे टेस्ट नंबर यूपीएससी का जो दूसरा टेस्ट सीरीज है उसको आप देख लीजिए, वहाँ पे हमने सारे लिस्ट दे रखे कौन से केस में क्या क्या निर्णय दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो वहाँ पे आप देख लेंगे तो आपको परमानेंटली सेटल हो जाएगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो वहीं पे आप देख लीजिएगा ये पूरे अच्छे से हमने उस क्वेश्चन में डिस्कस किया था दूसरे सेट में, यूपीएससी जो टेस्ट सीरीज चल रहा है हमारा वहाँ पे हमने इसको डिस्कस किया है। तो यहाँ पे आप याद रखिए कि केशवानंद भारती में मूल ढांचे का सिद्धांत लाया गया था। मूल ढांचे में अगर उल्लंघन होता तो उसको क्या कर देगी, मतलब निरस्त कर देगी, उस जो भी विधि होगी, जो भी कानून होंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला है प्राचीन भारतीय समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से जो पद हैं वो अन्य 3 श्रेणियों से भिन्न हैं, संबंध नहीं रखते हैं, उनके बारे में आपको बताना है कौन सा ऐसा श्रेणी है जो अन्य 3 से भिन्न है। पहला दिया है गोत्र, बी दिया है कुलास, और सी दिया कोष, और डी दिया वंश। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें कोष को देख करके कन्फ्यूजन लगाया उनको बिल्कुल सही काम किया है। ये फंड से संबंधित है, कोष ये प्राचीन भारत में इसका कोष से संबंधित है, फंड से। और बाकी जो 3 दिए वो परिवार से संबंध रखता है, गोत्र कुलास या वंश, ये सभी परिवार से संबंधित, जबकि कोष पैसे से संबंधित है, कोष फंड से संबंधित है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीज़ें दिया हुआ है। केशवानंद भारती 1973 में आया था केस, और सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था अनुच्छेद 368 के तहत जो संविधान संसद है वो संशोधन की शक्ति तो है, लेकिन वो मूल ढांचे के अंतर्गत है, मूल ढांचे के बाहर नहीं है। अब एक बात याद रखिए, प्रस्तावना में एक बार संशोधन हो चुका है। पूछता है कई बार कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है, तो पहले एक बार संशोधन हो चुका है प्रस्तावना में, और डीपीएसपी में भी कई बार संशोधन हो चुके हैं। और जीएसटी तो भी है ही किसके संबंध में, राज्यों के शक्तियों के संबंध में, संघवादी ढांचे के संबंध में जीएसटी तो था ही, एक उदाहरण ये भी है। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गांधीवादी योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट कह रहा है कि इस योजना में आत्मनिर्भर गांवों के साथ भारत के लिए एक विकेंद्रीकृत आर्थिक संरचना को स्पष्ट किया गया था गांधीवादी योजना के संदर्भ में। कथन 2 कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण ने गांधीवादी योजना तैयार किया था। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें लगाया है ए, तो बिल्कुल सही काम किया है। जयप्रकाश नारायण की बात की जाए तो ये गांधीवादी नहीं थे, ये समाजवादी थे, और इन्होंने जो योजना लाया था उसको सर्वोदय योजना कहते हैं। तो आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, जो जयप्रकाश नारायण ने योजना लाया था उसको सर्वोदय योजना कहते हैं। जो गांधीवादी योजना जिन्होंने लाया था उनको क्या कहते हैं? श्रीमान नारायण अग्रवाल जो थे, उनका नाम है श्रीमान नारायण अग्रवाल, तो उनका नाम याद रखिएगा। 1944 में इन्होंने लाया था, उसको गांधीवादी योजना कहते हैं। और उन्होंने विकेंद्रीकृत संरचना की बात की थी। और इसमें याद रखिएगा इन्होंने जो बड़े उद्योग उनका समर्थन किया था। कई बार पूछ लेता है कि गांधीवादी योजना बड़े उद्योगों का समर्थन किया गया था या नहीं किया गया था, तो किया गया था। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट कह रहा है कि आयात के महीनों की संख्या और जिसका भुगतान किसी देश के विदेशी मुद्रा भंडार में किया जा सकता है।
कथन 2 कह रहा है कि आयात प्रतिस्थापन एक अंतर्मुखी व्यापार रणनीति है जिसका उद्देश्य आयातों को घरेलू उत्पादन से प्रतिस्थापित करना होता है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने सी लगाया तो उनका बिल्कुल सही है, सी इसका करेक्ट आंसर है। कैसे सही है? देखिए पहले में अगर हम देख ले, श्रीमन नारायण अग्रवाल ने 1944 में गांधीवादी योजना लाया था। इसमें औद्योगिकरण का समर्थन किया गया था और विकेंद्रीकरण की भी बात किया गया था। कुटीर और ग्रामीण स्तर के उद्योगों की भी बात किया गया था। भारी उद्योगों का समर्थन किया गया था। उनका अग्रणी भूमिका माने थे इन्होंने। आत्मनिर्भर गाँवों की इन्होंने संकल्पना लाई थी, जो कि कोरोना टाइम में बहुत जरूरी हो गया है। तो विकेंद्रीकरण की आर्थिक संरचना की भी इन्होंने बात की थी। समाजवादी जो नेता थे जयप्रकाश नारायण, इन्होंने सर्वोदय योजना लाया था। यहाँ पे डिस्कशन है, आपने सारी चीज़ देख लिया। अब देखते हैं आयात कवर क्या करता है। आयात के महीनों की संख्या बताता है और इससे क्या होता है, आयात जो किया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है, तो आप जब इंपोर्ट करेंगे तो वस्तु आपके देश में आएगी, आपको डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगा ना, तो इससे विदेशी मुद्रा भंडार भी प्रभावित होता है। तो ये आयात कवर की मुद्रा की स्थिति को का मूल्यांकन संकेत करता है। अब आयात प्रतिस्थापन क्या होता है? आयात प्रतिस्थापन ये होता है कि आपके घर में आज केवल चावल बचा हुआ है, आपको खाने के लिए मन कर रहा है कुछ अलग चीज़ें, तो आप क्या करेंगे, चावल को ही किसी ऐसा विकल्प बनाएंगे कि जो रोटी के लिए विकल्प रूप में काम कर सके। तो आप आटे को गेहूँ चावल को पिसवा दीजिए, आटा बन जाएगा, फिर उसकी रोटी खा लीजिए। ये होगा अल्टरनेट। आयात प्रतिस्थापन मतलब यहाँ पे आपने आटे को प्रतिस्थापित कर दिया चावल के आटे से। यही चीज़ होता है यहाँ पे आयात प्रतिस्थापन में। आमतौर पर उस नीति को संदर्भित करता है जो वस्तुओं के आयात को समाप्त कर देता है। आप मतलब उसके विकल्प के रूप में कुछ तैयार कर दिए घरेलू स्तर पर, तो उसी को आयात प्रतिस्थापन करते हैं। और ये 1990 से पहले हम ज़्यादातर वस्तुओं पर आयात प्रतिस्थापन ही सिद्धांत काम करता है भारत में। चलिए अगला क्वेश्चन है, और ये यूपी स्पेशल से संबंधित क्वेश्चन इसमें देखने के लिए मिलेंगे आपको। कथन फर्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से उत्तराखंड के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? आपको बताना उत्तराखंड के गांधी के रूप में किसको जाना जाता है। ए है सुंदरलाल बहुगुणा, बी है इंद्रमणि बडोनी, सी है चंडी प्रसाद भट्ट और डी है हेमवती नंद बहुगुणा। तो बताइए इनमें से किसको गांधी मतलब उत्तराखंड के गांधी के रूप में जाना जाता है? देखिए अगर हम देखें इसमें उत्तराखंड के गांधी के रूप में जाना था इंद्रमणि बडोनी, इनको उत्तराखंड के गांधी के रूप में जाना था। इन्होंने क्या ऐसा किया था कि गांधी के रूप में जाना था? देखिए इन्होंने उत्तराखंड के सेपरेशन की बात किया था, उत्तराखंड के अलग होने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया था, तो इसलिए इंद्रमणि बडोनी को नाम याद रखिएगा। उत्तराखंड के गांधी इनको कहा जाता है। कथन अगला है, क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद का पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। देखिए अभी योगी जी ने इनके नाम को लेकर के काफ़ी ज़्यादा मतलब इनके जयंती मनाया और इसीलिए काफ़ी न्यूज़ में थे। 132 नंबर की जयंती मनाया है योगी जी ने, तो हो सकता है क्वेश्चन बन जाए, तो इसलिए हम इनके नाम को कम से कम याद रखिए। कथन एक दिया है गोविंद वल्लभ पंत, बी दिया है श्री नारायण दत्त तिवारी और डी दिया है चौधरी चरण सिंह और डी यहाँ पे डी दिया सी चौधरी चरण सिंह है और डी दिया हेमवती नंद बहुगुणा। तो बताइए इनमें से कौन है? उम्मीद है सभी लोगों ने यहाँ आंसर लगा लिया होगा। गोविंद वल्लभ पंत हैं, ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं और इनकी अभी 132वीं जयंती मनाई गई और सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे। योगी जी ने बोला था कि इन्होंने उत्तर प्रदेश की शिलान्यास किया था उत्तर प्रदेश का, किन्होंने? गोविंद वल्लभ पंत ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 132वें नंबर की जयंती मनाई गई है। इंद्रमणि बडोनी को उत्तराखंड के गांधी माना जाता है क्योंकि इन्होंने क्या किया था, राज्य को लेकर के आंदोलन किया था कि एक अलग दृष्टिकोण से जिसे लेकर के उन्होंने तपस्या और त्याग कर दिया था, इस तरीके से काम किया था, इसलिए उनको गांधी माना जाता है उत्तराखंड का। तब फिर जाकर उत्तराखंड का निर्माण हुआ था। अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज्य चिन्ह सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है, आपको ये बताना है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण MCQ है। ए दिया इलाहाबाद, बी दिया मथुरा, सी दिया अलीगढ़ और डी दिया सारनाथ। तो बताइए कहाँ पे स्थित है सिंह स्तंभ? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। ये वहीं पे स्थित है जहाँ पे भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। बताइए अब कहाँ पे है? सारनाथ में स्थित है सिंह स्तंभ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में उत्तर प्रदेश के कौन से नगर व्यवसाय, शिक्षा व कला के प्रमुख केंद्र थे? ए दिया है मथुरा, बी दिया कौशाम्बी, सी दिया प्रयाग और डी दिया उपरोक्त में से सभी। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने डी लगाया बिल्कुल सही है। तीनों स्थान थे ये व्यवसाय, शिक्षा और कला के प्रमुख केंद्र थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में काकोरी षड्यंत्र कांड कब हुआ था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण MCQ है, ये कई बार पूछे जा चुके हैं। ये सारे क्वेश्चन लगभग UPPCC में पहले पूछे जा चुके हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो बताइए ए दिया है 9 जुलाई 1925, बी दिया है 16 फरवरी 1925, सी दिया 15 अगस्त 1925 और डी दिया 9 अगस्त 1925। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, केवल डेट चेंज रहेंगे आपको, बाकी सारी चीज़ें ईयर्स वैसे ही रहेंगे ताकि आप कन्फ्यूज हो। मुझे तो सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। 9 अगस्त 1925 को काकोरी षड्यंत्र केस हुआ था, षड्यंत्र कांड हुआ था और इसमें क्या किया गया था कि अशफाक उल्ला खां, पंडित चंद्रशेखर आज़ाद और 6 अन्य सहयोगियों ने 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों ने काकोरी में एक ट्रेन की डकैती की थी
और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के कुल 40 क्रांतिकारियों को सम्राट के विरुद्ध युद्ध छेड़ने, सरकारी खजाने को लूटने और यात्रियों की हत्या करने के कारण क्या किया गया था, इनको फांसी चढ़ा दिया गया था। उनमें कौन कौन से लोग थे, यहाँ पे देख सकते हैं, राजेंद्र लाहिड़ी और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और ठाकुर रोशन सिंह, इनको मृत्यु दंड दे दिया गया था। और कुछ अन्य बातें यहाँ पे देख सकते हैं। अशोक स्तंभ कहाँ पे है, सारनाथ में स्थित है और 268 BC से 232 BC के आसपास इसको स्थापित किया गया था। और उत्तर प्रदेश में कला एवं व्यवसाय का प्रमुख केंद्र कौन सा, मथुरा, कौशाम्बी और प्रयाग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के संरक्षण से बनने वाला पहला मुगल बादशाह कौन था। ए दिया है आलमगीर द्वितीय, बी दिया है अकबर द्वितीय, सी दिया है शाह आलम द्वितीय और डी दिया है बहादुर शाह द्वितीय। बताइए कौन सा ऐसा बादशाह था जो अंग्रेजों के द्वारा मतलब उनके संरक्षण में शासक बना था। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने अकबर द्वितीय लगाया बिल्कुल सही काम किया। अकबर द्वितीय ही जो था जो अंग्रेजों के संरक्षण में शासक बना था। और ये कब बना था बताइए। ये देखिए 19वें नंबर का बादशाह था मुगल शासन में, सत्ता में 19वें नंबर का था, तो ये बात याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी। ए दिया हुआ आलमगीर द्वितीय, बी दिया अकबर द्वितीय, सी दिया शाह आलम द्वितीय और डी दिया बहादुर शाह द्वितीय। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर इसमें भी लगा लिया होगा। जिन लोगों ने अकबर द्वितीय लगाया बिल्कुल सही काम किया। अकबर द्वितीय ने ही इनको दिया था राजा की उपाधि, राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में मुगल शासन वस्तुतः था कहाँ का, मतलब मुगल जो शासक थे वो कहाँ के थे आपको ये बताना है। कथन एक ये कह रहा है कि फारस ईरान से, बी कह रहा है अफगान, सी कह रहा है चगताई और डी कह रहा है मंगोल। चगताई तुर्क और मंगोल, बताइए कहाँ के थे वो मुगल। अगर देखें हम तो इसमें जिन लोगों ने लगाया सी उनका बिल्कुल सही है। बाबर ने अपने बाबरनामा में क्या कहा था, बाबर ने बाबरनामा में कहा था कि वो चगताई तुर्क है, इसलिए हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाता। दूसरा इसमें देखें राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। अकबर द्वितीय 19वां मुगल सम्राट था जो शाह आलम द्वितीय के दूसरे पुत्र था ये, और बहादुर शाह द्वितीय जो था अंतिम सम्राट इसी का पुत्र था। वो 1806 से 1837 तक शासन इसने किया था। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। ये अति महत्वपूर्ण एमसीक्यू है, इसमें हम काफ़ी अच्छे से डिस्कस भी करेंगे। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इसको रिपीट कर करके यूपीएससी पूछता रहता है और अभी तक आप देख रहे हैं तो काफ़ी पेशेंस है आपके अंदर। चलिए पहला क्वेश्चन है, इसमें पहला विकल्प दिया हुआ बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था पानीपत का प्रथम युद्ध। कथन बी कह रहा है कि हेमू और अकबर के बीच लड़ा गया था, सी कह रहा है शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच, और डी कह रहा है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था पानीपत का प्रथम युद्ध। अगर आपको पता हो तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। पानीपत का प्रथम युद्ध जो था 1526 में लड़ा गया था और किसके बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी। बाबर इब्राहिम लोदी के बारे में विवरण दिया है डी में, तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी। कथन एक कह रहा है कि पानीपत के युद्ध में, बी कह रहा है कि खानवा के युद्ध में, सी कह रहा है घाघरा के युद्ध में और डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो बताइए किस युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी। ये दूसरा युद्ध था और दूसरा युद्ध कहाँ था, खानवा के युद्ध था। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया हो। खानवा के युद्ध ये है बी जिन लोगों ने लगाया था खानवा के युद्ध बिल्कुल सही है, 1527 में हुआ था। ये किनके बीच हुआ था, तो बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। आप यहाँ पे देख सकते हैं विवरण। देखिए इसको कुछ लोग ऐसे याद करते हैं, खाना खाया, पानी पिया, खाना खाया, चल दिया और घर गया, फिर आगे लगा देते हैं मर गया, क्योंकि ये क्या हुआ था 30 में मर गया था तो मर गया, आगे लगा लेते हैं खाना पानी पिया, खाना खाया, चल रहा और घर गया, मर गया। इस तरीके से कुछ लोग सेंटेंस अलग अलग आप याद कर सकते हैं, जिसे भी आपको याद करना पड़े। फिलहाल अब यहाँ देखिए बाबर और राणा सांगा के बीच 17 मार्च 1527 को खानवा के युद्ध हुआ था, जिसमें 2 प्रबंधकों के बल पे मात्र 10 घंटों में राणा सांगा को हरा दिया था। किसने, बाबर ने। ये सभी युद्ध बाबर ने जीता था। अब ये बात याद रखिएगा, कोई भी हारा नहीं था बाबर ने। हेमू और अकबर के बीच कब लड़ा गया था, हेमू और अकबर के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। और हेमचंद्र विक्रमादित्य जो लोकप्रिय नाम से हेमू के नाम से जानते हैं, अकबर की सेना के बीच 5 नवंबर 1556 को पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। और हुमायूं वहाँ पे जो विकल्प दिए होते उनका एक्सप्लेनेशन है ये। हेमू और अकबर के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया था, तो पानीपत द्वितीय युद्ध लड़ा गया था 1556 में, 5 नवंबर 1556 में। हेमू और शेरशाह सूरी के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया था, बिलग्राम हमने किलग्राम बोल दिया, बिलग्राम का युद्ध हुमायूं और यहाँ पे सूर संग्राम साम्राज्य के संस्थापक शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था। ये कब हुआ था, 1540 ईस्वी में लड़ा गया था दोनों के बीच। अगला कुछ इसमें था जो लास्ट विकल्प था, वहाँ पे बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। ये पहला ही युद्ध था 21 अप्रैल 1526 को।
इस पानीपत का पहला लड़ाई था, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं पानीपत का प्रथम जो लड़ाई थी इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था 1526 में। खानवा का युद्ध लड़ा गया था राणा सांगा के बीच 1527 में। चंदेरी 1528 में राजपूतों के द्वारा। और अगला था घाघरा का युद्ध 1529 में, जिसमें कौन सा था, मोहम्मद लोदी था शासक। तो ये सारे पीरियड थे। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो सेकंड लड़ाई था इसमें जो अपने सैनिकों को राणा सांगा जो था अपने सैनिकों के प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए जिहाद की घोषणा किया था। इस सेट में आज के लिए बस इतना ही। आपने जितना भी सही किया हो अब नीचे जरूर बताइएगा कि आपने कितना सही किया। हमने कट ऑफ रखा था इसमें 20 क्वेश्चन थे तो हमने 15 कट ऑफ रखा था इसमें। अगर आप 15 अचीव कर पाएँ तो बिल्कुल अच्छी बात है। आपने जितना भी अचीव किया हो नीचे जरूर बताइएगा। आपने कुछ तो सीखा ना इसमें, आप अगली बार एग्जाम में जब भी आएगा तो उसको एलिमिनेट करने के एलिजिबल रहेंगे आप। तो चलिए ये सीरीज देखने के लिए धन्यवाद।